मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली 110 करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 23 जुलाई 2022 और पेज संख्या है 133। यहां पर मैं जानकारी दे दूं कि पिछले दिनों 22 जुलाई के करंट अफेयर्स के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप 8 पेज के पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर 8 पेज के हैंड रिटन पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको रिवीजन करने के दृष्टिकोण से वन लाइनर नोट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जब कभी भी आपको रिवीजन करने की इच्छा हो तो उस नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाने के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर यानी ग्रीन पार्क में फहराया गया था। यह ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना था। आइए नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पर कंट्रोल लिखना छूट गया है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का आचरण अधिकारी और लोकपाल यानी एथिक्स अधिकारी और ओम्बड्समैन किससे नियुक्त किया गया है? तो आचरण अधिकारी और लोकपाल जो है विनीत सरन को नियुक्त किया गया है। विनीत सरन न्यायमूर्ति डीके जैन का स्थान लेंगे। तो याद रखना है आपको कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आचरण अधिकारी और लोकपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? विनीत सरन को नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। इस मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो इस मानव यात्री ड्रोन का नाम वरुणा है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? वरुणा। यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि इस वरुणा को किसने विकसित किया है? तो वरुणा को जो विकसित किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मुंबई, ठीक है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने इसको विकसित किया है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर राजऋषि गुप्ता बन गए हैं। तो राजऋषि गुप्ता ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी बन गए हैं। यहाँ पर मैं ओएनजीसी का फुल फॉर्म बता दूं कि ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है? यह बिहार राज्य के कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने। तो याद रखिएगा यह बिहार के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्लिपकार्ट ने कौशल विकास मिशन के साथ जो है बिहार के कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता किया है, जहां पर क्या होगा कि युवाओं को कुशल बनाने के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग की शुरुआत देश के किस इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है? तो यह इंडोर स्टेडियम है ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। क्या है कि राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। क्या है? राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग की शुरुआत हुई है और यह शुरुआत कहां पर हुई है? ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में। इससे क्या होगा? तो इससे होगा कि खेल प्रतियोगिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर उन्हें सशक्तिकरण किया जाएगा, यानी सशक्तिकरण की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में इसे देखा जा सकता है।
आइए नेक्स्ट है, हाल ही में कोप 26 के अध्यक्ष और नीति आयोग ने भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पहल कौन कौन से हैं? तो ये 2 महत्वपूर्ण पहल है, पहला है ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरा है ई अमृत ऐप। ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन का फुल फॉर्म क्या हुआ? एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज्ड एंड रिसाइकलिंग मार्केट इन इंडिया। और इसका फुल फॉर्म यहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एक्सीलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। क्या लिखा हुआ है? एक्सीलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर मैं जानकारी दे दूं कि ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन जो है, यह पहल देश में बैटरी चालित वाहनों और बैटरी को दोबारा उपयोग करने में तेजी लाने तथा बैटरी की रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए जो है किया जाएगा। और ई अमृत ऐप जो है, इस पर उपयोगकर्ताओं को कई प्रकार की जरूरी सूचनाएं, आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि बैटरी चालित वाहनों के लाभों के बारे में जानकारी देना, वाहनों से होने वाले बचत को समझाना, बैटरी और वाहनों से जुड़े बाजार और उद्योग की जानकारी एवं जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराना। ये सब क्या होगा? इसकी फैसिलिटी होगी। आइए उसके बाद नेक्स्ट है, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो T20 एशिया कप 2022 का आयोजन जो है UAE में किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह पहले श्रीलंका में प्रस्तावित था, लेकिन श्रीलंका के खस्ता हाल को देखते हुए, खस्ता हाल का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, दयनीय स्थिति को देखते हुए जो है इसको यहां से कैंसिल कर दिया गया है और अब जो है यह UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इसलिए यह प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो T20 एशिया कप 2022 का आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में होगा। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो यह शुरू की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने शुरू की है। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का मतलब क्या हुआ? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का मतलब हुआ कि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बैंक जाना पड़ता था। आप घर से बैंकिंग से रिलेटेड, आपके अकाउंट से रिलेटेड किसी भी बात की जानकारी आप नहीं ले पाते थे। अब उन सारे बातों की जानकारी आप व्हाट्सएप के जरिए ले पाएंगे। और इस व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। भारतीय स्टेट बैंक इसको हिंदी में कहते हैं। अच्छा, यहां पर एक शर्त है कि जो बैंक अकाउंट में आपने मोबाइल नंबर दे रखा है उसी मोबाइल नंबर से यह व्हाट्सएप वर्क करेगा, दूसरे नंबर से नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए, अच्छा यहाँ पर 21 के लिए नहीं कहा गया क्योंकि उस समय जो है कि कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। अभी जो पुरस्कार दिया जा रहा है वह 2020 के लिए ही दिया जा रहा है। तो 2020 के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वह संयुक्त रूप से अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वह अपर्णा बालमुरली को दिया जा रहा है। साथियों, जब कभी भी फिल्म फेस्टिवल या अवार्ड वितरित किया जाए तो आपको कम से कम 4-5 चीज जानने बहुत जरूरी हो जाते हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, और यहाँ पर एक नया चीज भी है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के बारे में। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या को संयुक्त रूप से दिया गया है। अजय देवगन को तान्हाजी के लिए जो है, तान्हाजी फिल्म का नाम है, तान्हाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और तान्हाजी फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का भी अवार्ड मिला है। तान्हाजी फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है। अच्छा, सूर्या को जो दिया गया है अजय देवगन के साथ संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड सूर्या को मिला है। तो सोरारई पोट्रू के लिए जो है मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, सोरारई पोट्रू। और सोरारई पोट्रू फिल्म को भी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिल गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है अपर्णा बालमुरली को जो मिला है
उनको भी सोरारई पोट्रू के लिए ही मिला है। और सोरारई पोट्रू के बारे में भी याद रखिएगा कि इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो के.आर. सच्चिदानंद को मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो तुलसीदास जूनियर को मिला है। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो अवार्ड मिला है वह एमपी यानी मध्य प्रदेश को मिला है। पहले वाले यहां पर तो ये तो फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 से रिलेटेड आप इतने कम से कम इतने बातों को आप जरूर याद रखेंगे। और आइए चलते हैं आज के अंतिम करंट अफेयर्स पर। आज का अंतिम करंट अफेयर्स है क्या है कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। कितना कर दिया है, 7.2% कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन वॉर के चलते वर्ल्ड में कई प्रकार की मंदी और परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसी के मद्देनजर एशियन डेवलपमेंट ने जो भारत के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान पहले 7.5 था, कितना था, 7.5% था, इसको घटाकर 7.2% कर दिया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आइए चलते हैं अब आज के इतिहास पर। और आज है आपका 23 जुलाई 1927 की बात है जब मुंबई से रेडियो सेवा का नियमित प्रसारण शुरू हुआ था। तो 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी से पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था, इसलिए 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा है कि 23 जुलाई 1906 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। 23 जुलाई यानी आज के ही दिन जो है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई जा रही है। आइए उसके बाद नेक्स्ट है 23 जुलाई 1856 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक, जिनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक है, उनका भी जन्म आज के ही दिन यानी 23 जुलाई को 1856 ईस्वी में हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक की जयंती भी आज मनाई जा रही है। तो इस प्रकार से यहां पर मैं जानकारी दे दूं आपको, तो इस प्रकार से 23 जुलाई को यानी आज के ही दिन बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज भारतीय अशांति के नेता कहते थे, जबकि भारत के लोग उन्हें लोकमान्य तिलक कहते थे। तिलक का मतलब है लोगों द्वारा स्वीकृत, अर्थात लोगों के द्वारा उन्हें नायक के रूप में स्वीकार किया गया था। उनका नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हुआ था। लोकमान्य तिलक ने 2 दैनिक समाचार पत्रों को भी शुरू किया था, वो थे मराठा और केसरी। मराठा जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी और केसरी जो मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। तो ये था हमारा आज का डेली 110 करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।